नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है विरासत के रूप में वन, अर्थात फॉरेस्ट एज ए हेरिटेज। मतलब हम वन को विरासत के रूप में कैसे देखें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखना आज हम लोगों को कि वन का हमारे लिए कितना महत्व है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आज। इससे पहले आपके लिए एक जानकारी है, एक सूचना है कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है। अगर आप लोग दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी PYQ दिया जाता है, अगर वो सारी चीज़ चाहिए आपको तो हमसे से जुड़िए। हम लोग कल या परसों से इस सेशन को हम शुरुआत करेंगे दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में कि कैसे हमको उसे पढ़ना है। ठीक है। जो विद्यार्थी दृष्टि के हैं उसे तो सारी चीज़ें पता ही होगा कैसे क्या पढ़ना है। जो दृष्टि के अलावा जो भी विद्यार्थी अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो बेहिचक इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अपने आज के विषय पे। देखिए, ये एडिटोरियल जो है 13 अक्टूबर 2022 को हिंदू में प्रकाशित वी नीड ए फॉरेस्ट लेड COP27, ठीक है, लेख पर आधारित है। इसमें भारत में वन संरक्षण की स्थिति और प्रौद्योगिकी अनुकूलीकरण के साथ वन अनुकूलीकरण के बारे में चर्चा की गई। अर्थात जो हमारी तकनीकी है उसका अनुकूलन के साथ साथ हम वन को कैसे अनुकूलन करें उसके बारे में चर्चा की गई। ठीक है। शुरुआत करते हैं संदर्भ से। देखिए, भारत न केवल अपने उत्कृष्ट स्थापत्य निर्माणों और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अपने सघन विशाल वन विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021, स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, 11 नहीं है 2021 है, 2021 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। लेकिन वन आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग और परिणामी जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और अतिक्रमण ने इस मूल्यवान संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाई है। नीति आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। तो लेकिन वन आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग और परिणामी जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और अतिक्रमण ने इस मूल्यवान संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाई है। नीति आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं। कितना? तो 13 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं नीति आयोग के अनुसार। इस परिदृश्य में समय की मांग यह है कि यह समझा जाए कि वन संवहनीयता अर्थात फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी एक विकल्प नहीं है बल्कि अनिवार्यता है। ठीक है, ध्यान रखना है। एक फिर से कॉल आ रहा है, सॉरी, देखना पड़ेगा इसे भी। ओके मित्रों, शुरू करते हैं। बीच बीच में कॉल आ जा रही है क्योंकि अभी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रही है तो उसे भी कुछ हैंडल करना होता है दोस्तों के बीच। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि वनों का महत्व क्या है। हम लोगों ने इस पॉइंट को देख लिया कि अब जो है ना कि जिस तरह से वनों की मांग हो रही है उस तरह से जो है ना वन की संवहनीयता को भी, फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि अभी जिस तरह से मांग हो रही है, हर एक चीज़ आयुर्वेदिक बन रही है, तो उस चीज़ को डिमांड अभी हमारे कंट्री में ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा इसकी खपत हो रही है। तो हमें क्या है कि अभी के उपयोग को देखते हुए बाद के उपयोग के लिए भी बचाना होगा। ये सारी चीज़ें अभी देखना होगा। ठीक है, कि विकल्प नहीं, अनिवार्य है। ठीक है, इसका सस्टेनेबिलिटी इसका अनिवार्य हो रहा है। ठीक है। अब देखिए वनों का महत्व क्या है। पृथ्वी पर 1/3 भूमि, हमने वैसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा था और थोड़ी अभी परेशानी हो रही क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से हाइलाइटर अभी नहीं है। फिर भी हम लोग फोकस करने के ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। ठीक है। देखिए, पृथ्वी पर 1/3 भूमि से वन आच्छादित है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ठीक हो गई। ठीक है। देखिए, अब पृथ्वी पर जो है एक तिहाई वनों से आच्छादित है जो जल चक्र को बनाए रखने
जलवायु को विनियमित करने और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हमारे जो जल है पृथ्वी पर, जो एक तय भूमि है, वह भूमि का आच्छादन से क्या होता है, जल चक्र को बनाए रखता है और जलवायु को विनियमित करता है और जैव विविधता को संरक्षण करता है। ये पॉइंट रखना है। निर्धनता उन्मूलन के लिए भी वन महत्वपूर्ण है। वन 86 मिलियन से अधिक हरित रोजगार प्रदान करते हैं। ग्रह के प्रत्येक जीव का वनों से किसी न किसी रूप में संपर्क बना रहा है। वे भारत की अप्लावित मानव जाति, अप्लावित मानव जाति हुआ कि भारत में जो बहुत सारे भरे हैं, मानव जाति भरे हैं, आदिवासियों के घर हैं, आदिवासियों के घर भी हैं, मतलब कि मानव जाति के जो आदिवासी के घर कहाँ पे हैं, तो वो वनों से आच्छादित जहाँ पे हैं वहाँ पे, वनों की जहाँ पे संख्या ज़्यादा है वहाँ पे आदिवासियों के घर भी वहाँ पे हैं, ये बताया जा रहा है, सघन रूप में वहाँ पे हैं। आदिवासी जन पारिस्थितिकी और आर्थिक रूप से वन पर्यावरण का अभिन्न अंग रहे हैं। वन जो है रेशम कीट पालन, खिलौना निर्माण, पत्ती प्लेट निर्माण, प्लाईवुड, कागज़ और लुगदी जैसे कई उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। वे प्रमुख लघु वनोपज भी प्रदान करते हैं, जैसे प्रमुख वनोपज में इमारती लकड़ी, गोल लकड़ी, लुगदी लकड़ी, कास्ट कोयला और जलावन लकड़ी शामिल है। लघु वनोपज में बांस, मसाले और खाद्य फल सब्जियां आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वनों के संबंध में कौन कौन से हमारे भारत में जो है संवैधानिक प्रावधान किए गए। ठीक है, देखते हैं। देखिए, वनों को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची वैसी सूची होती है, इसमें राज्य सरकार, जिसमें जो है राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो है अलग अलग या फिर दोनों मिलकर जो है कानून बना सकती है, उसे संवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है, तो क्या है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वनों और वन्यजीवों एवं पक्षियों के संरक्षण के विषय को राष्ट्र सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। अर्थात जो चीज़ 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया कि वन और वन्यजीवों का जो पक्षियों का संरक्षण था उसे राज्य सूची में पहले था, इस पर केवल राज्य कानून बना सकते, लेकिन उसके किस में कर दिए तो संवर्ती सूची, जिससे क्या फायदा होगा कि इस पर जो केंद्र सरकार भी अपना निर्माण कर सकती है। ठीक है, देखते संविधान का अनुच्छेद 51(1)(a)(g) मूल कर्तव्य है ये। ठीक है, 51(1)(a)(g) में कहा गया है कि वनों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा। देखते हैं राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में डीपीएसपी में क्या कहा गया है। डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 48(a) में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि वन संरक्षण के लिए सरकार की कौन सी प्रमुख पहल हैं। देखिए, पहला है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, सेकेंड है राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। देखते हैं आगे, भारत में वन प्रबंधन से प्रमुख चुनौतियाँ। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कहानी शुरू होती है कि भारत में वन प्रबंधन से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी। देखते हैं, अपर्याप्त वन आवरण। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी स्थिरता बनाए रखने के लिए आदर्शतः वन क्षेत्र के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा मतलब अगर सब कुछ पारिस्थितिक तंत्र को सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए ठीक तरह से कार्य करने के लिए कितना प्रतिशत वन सघन वन चाहिए, 33% होना, लेकिन है कितना 21.71%। देखते हैं, लेकिन वर्तमान में यह देश के केवल 21.71% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और दिन ब दिन घटता जा रहा है। ठीक है, अनियमित चराई। भारत में 412 मिलियन से अधिक की पशुधन आबादी है, 412 मिलियन से अधिक की पशुधन आबादी है, जिसमें 270 मिलियन गो जातीय पशु हैं और इनका लगभग 10वां भाग चराई के लिए वनों पर निर्भर है। कठोर चराई विनियामक ढांचे की कमी के कारण भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक चराई वनों को गंभीर क्षति पहुंचा रही है। जलवायु परिवर्तन का खतरा क्या है। देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन की कीट प्रकोप, आक्रामक प्रजाति, वनाग्नि और तूफान जैसे वन व्यवधानों की आवृत्ति और त्वरा का मतलब होता है त्वरा आवृत्ति और शीघ्र हुई प्रभावित करता है। ये बाधाएं वन उत्पादकता को कम करती है और वृक्ष प्रजातियों के वितरण को बदल देती है। ठीक है, वर्ष 2030 तक भारत के 45 से 64%, वर्ष 2030 तक
भारत के 45 से 64% वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के प्रभावों का अनुभव कर रहे होंगे। हिमालय क्षेत्र में कई वन प्रजातियां पहले से ही उच्च तुंगता की ओर पलायन कर रही है और कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की खतरा भी झेल रही है। लाल पूंछ वाला चूहा जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव है। ठीक है, ध्यान रखना कि पहला स्तनपायी जीव है। ठीक है, निम्न उत्पादकता भारत में लकड़ी और लकड़ी आधारित उत्पादों की खपत और उत्पादन के बीच का अंतराल तेजी से बढ़ रहा है। 2.1 घन मीटर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के वैश्विक औसतन उत्पादकता के मुकाबले भारतीय वनों की उत्पादकता मात्र 0.7 घन मीटर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। देखते हैं आगे, वन विकास निगमों के विनियमन में व्याप्त खामियां निम्न उत्पादकता का एक प्रमुख कारण है। क्या है? निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण क्या है कि वन विकास निगमों का विनियमन ठीक से नहीं हो रहा है, उसमें कई खामियां हैं। ठीक है, इसके साथ ही भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वनों का एक बड़ा भाग अभी भी अनदेखा रहा है, अर्थात वहाँ जो बहुत बड़ा वन क्षेत्र है उसको अभी भी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। और यह औषधीय क्षेत्र बन सकने का क्षमता रखता है। और ये क्षेत्र है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा वो औषधीय गुण से भरपूर है। ठीक है, जनजातियों के साथ अनियम। देखिए, भारतीय सभ्यता की पहचान ही आदिवासी रही है। आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व के लिए वन क्षेत्रों पर निर्भर रखते हैं। यद्यपि वे वन क्षेत्रों से अलग थलग रहते हैं, फिर भी वनों और प्रजातियों के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंध है। लेकिन वनों की निरंतर कटाई, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों एवं इको पार्क का विकास आदि इनके पर्याप्त पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इनके पर्यावास एवं आजीविका में हस्तक्षेप उन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार बना रहा है। वर्ष 2014 में एक रिपोर्ट है, वर्ष 2014 में स्वदेशी बैगा और गोंडा और गोंड समुदाय के लगभग 450 परिवारों को कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के लिए उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया गया। आप इस चीज़ को एथिक्स में भी उपयोग कर सकते हैं। मानव और जीव संघर्ष में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि जो स्वदेशी बैगा और गोंड समुदाय के जो 450 परिवार थे उसको कान्हा टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण के लिए भूमि से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, वर्ष 2017 में बोडो, राभा और मिसिंग आदिवासी समुदाय के 1000 से अधिक लोगों को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र से बलपूर्वक बाहर कर दिया गया। ये चीज़ सारे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे की राह देखें तो समर्पित वन गलियारा क्यों ज़रूरत है? समर्पित वन गलियारा, डेडिकेटेड फॉरेस्ट कॉरिडोर, वन्य पशुओं के सुरक्षित अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए। आप जो है जब जब आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप में अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय के बारे में समझाया जाएगा। वहाँ आप इसको बेसिक में क्लियर करेंगे कि अन्य पशुओं के सुरक्षित अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए और बाहरी दखल से उनके पर्यावास की रक्षा के लिए समर्पित वन गलियारों की स्थापना की जा सकती है। इससे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की स्थिति का निर्माण हो सकता है। संसाधन मानचित्र और वन अनुकूलीकरण। देखिए, अन्वेषित वन क्षेत्रों में संभावित संसाधन मानचित्रण किया जा सकता है और वन सघनता एवं स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए उन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन एवं संवहनीय संसाधन का निष्कर्षण के तहत लाया जा सकता है। ठीक है, देखते नेक्स्ट है आदिवासियों को वन उद्यमी के रूप में देखना। मतलब कि आदिवासी वहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पे उसका उपयोग करते हैं, वन संसाधन का वो दोहन नहीं करते हैं, वो सदुपयोग करते हैं वहाँ के वन संसाधन को। देखते हैं कि वन विकास निगमों, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस का पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है ताकि वनों के वाणिज्यीकरण को व्यवस्थित रूप दिया जा सके और वन आधारित उत्पादों की खोज, निष्कर्षण एवं समृद्धि में आदिवासी समुदाय को वन उद्यमी के रूप में संलग्न किया जा सके। वन अपशिष्ट से वन संपदा की ओर। नेक्स्ट है वन अपशिष्ट से वन संपदा की ओर। अपशिष्टों को कम करने और उनके पुनर्चक्रण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। अपशिष्ट के रूप में बड़ी मात्रा में वनों में फेंकी जाने वाली घटिया लकड़ी का अनुकूलन एवं संरक्षण उपचार के माध्यम से बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही लकड़ी के उत्पादों के लिए मानकों और संहिताओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। व्यापक वन प्रबंधन। नेक्स्ट है व्यापक वन प्रबंधन। वन संरक्षण में वनों की रक्षा एवं संवहनीय प्रबंधन के सभी घटक शामिल होने चाहिए, जैसे वनाग्नि पर नियंत्रण के उपाय, समय समय पर सर्वेक्षण, वनवासी समर्पित नीतियाँ, मानव पशु संघर्षों को कम करना और संवहनीय वन्यजीव स्वास्थ्य उपाय। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति आधारित समाधानों की ओर आगे बढ़ना।
नील हरित अवसंरचना, नील हरित अवसंरचना अर्थात ग्रीन रूफ, रेन गार्डन या संरचित अर्धभूमि जैसे प्रकृति आधारित समाधान हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जब्त कर इन्हें पौधों, मृदा एवं तलछट में जमा कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकते हैं। यह जो है वनों को फिर से उगने और अर्धभूमि को पुनर्बहाली में भी योगदान कर सकता है। इसके अलावा दासगुप्ता समीक्षा कहते हैं कि जैव विविधता के अर्थशास्त्र पर एक स्वतंत्र समीक्षा है, जैव विविधता के अर्थशास्त्र पर एक स्वतंत्र समीक्षा है कि यह पुष्टि करती है, दासगुप्ता समीक्षा यह पुष्टि करती है कि हरित अवसंरचना जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वह ग्रे अवसंरचना की तुलना में 2 से 5 गुना सस्ती है। अर्थात जो हरित अवसंरचना होती है वह ग्रे अवसंरचना से 2 से 5 गुना सस्ती है। देश को इस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारे सेशन को लाइक किए नहीं तो लाइक कीजिए और शेयर भी साथ साथ कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।